नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्रैक परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमित। मैं लेकर आया हूं 18 अगस्त के सभी शिफ्ट के जितने भी जीएस के क्वेश्चंस आए हुए हैं आरआरसी ग्रुप डी में, वो हम आपको लेकर आए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन सभी प्रश्नों पे एक बार नज़र जरूर डालें, क्योंकि ये जो 2022 का आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो 2018 वाले आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के पैटर्न से बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो सो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पैटर्न को समझें और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या था कि पहला प्रश्न है कि भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो हम आपको बता देते हैं कि जो मैंग्रोव होता है वे पेड़ पौधे जो कि खारे पानी में पनपते हैं, अर्थात जो कि कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी में पनपते हैं, उसे मैंग्रोव कहते हैं। तो हम आपको बता देते हैं जो मैंग्रोव वन मुख्यतः जो होता है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। हम आपको ये बता देते हैं, अगर भारत की बात करता है तो भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। और पश्चिम बंगाल में वो भी सुंदरवन डेल्टा में पाई जाती है। सुंदरवन डेल्टा क्या होती है? जो कि नदियों के द्वारा डेल्टा लाकर बनाई जाती हैं, उन्हें नदी डेल्टा कहते हैं। तो हम आपको ये भी बता देते हैं कि वर्ल्ड में जो सुंदरवन डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ी नदी डेल्टा है। सबसे बड़ी क्या है? नदी डेल्टा है। हम आपको ये बता देते हैं कि इसी सुंदरवन डेल्टा में ही पाया जाता है क्या? आपका मैंग्रोव वन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा कि भारत में मैंग्रोव वन सुंदरवन में पाया जाता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? हम आपको बता देते हैं कि जो हज़रत मोहम्मद साहब थे उनका जो जन्म हुआ था, हम आपको बता देते हैं जो हज़रत मोहम्मद साहब थे उनका जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। और हम आपको ये बता देते हैं कि जो ये 613 ईस्वी में, किसमें? 613 ईस्वी में ये क्या किए थे? इस्लाम धर्म की शुरुआत किए थे, इस्लाम धर्म की स्थापना किए थे। तभी से माना जाता है इस्लाम धर्म की संस्थापना। हम आपको ये बता देते हैं कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया का, विश्व का सबसे पहला जो मुसलमान है, कौन सा? पहला मुसलमान विश्व का, वो भी हज़रत मोहम्मद साहब को ही कहा जाता है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हज़रत मोहम्मद साहब, इस्लाम धर्म के संस्थापक। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि सती प्रथा का अंत, यानी कि सती प्रथा का अंत किसके कार्यकाल में हुआ। तो हम आपको ये बता देते हैं जो सती प्रथा है वो भारत की बहुत ही कुरीति परंपरा थी, बहुत ही खराब परंपरा थी। अपने भारतीय समाज सुधारक जिसका नाम है राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करने के लिए बहुत ही प्रयास किया। इसीलिए राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक की अगुवाई में 1829, यहाँ पर हमको सुधारना पड़ेगा, यहाँ पर क्या है? 1829 सुधार लीजिएगा, सॉरी। तो यानी कि अब बता दें वो दिन कौन सा था? 4 दिसंबर, यानी कि 4 दिसंबर और 1829 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेंटिंक की अगुवाई में उसे क्या कर दिया गया? पूरी तरीके से सती प्रथा को बैन कर दिया गया। किसकी प्रयासों से? भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेंटिंक की अगुवाई में 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को पूरी तरीके से सती प्रथा का अंत कर दिया गया। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 ईस्वी। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि मिशन इंद्रधनुष 4.0 के पहले चरण में कितने राज्य शामिल किए गए थे। हम आपको बता देते हैं
कि जो मिशन इंद्रधनुष होता है वो मिशन इंद्रधनुष होता ही है टीकाकरण के लिए, यानी कि वैक्सीनेशन के लिए ये मिशन इंद्रधनुष पोर्टल लॉन्च किया गया था। हम आपको बता देते हैं जो मिशन इंद्रधनुष होता है वो बच्चों के खतरनाक बीमारी जैसे हो गया आपका टिटनिस हो गया, आपका खसरा हो गया, मलेरिया टाइफाइड हो गया, इन सभी से बचने के लिए वैक्सीनेशन किया जाता था। तो टारगेट भारत का होता था कि बच्चों को लगभग 100% सभी को टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन हो जाए। लेकिन ये मिशन इंद्रधनुष 4.0 की बात करते हैं, मिशन इंद्रधनुष 4.0 की बात करते हैं, तो ये कोरोना पीरियड में सभी को यानी कि सभी को टीकाकरण यानी कि सभी को कोरोना वैक्सीन पहुँचे सभी के पास। तो इसलिए मिशन इंद्रधनुष 4.0 को लॉन्च किया गया था। 4.0 को लॉन्च जो किए थे वो कौन किया था? वो किए थे मनसुख मंडाविया जी, मनसुख मंडाविया जी ने लॉन्च किया था। ये आपके स्वास्थ्य मंत्री थे। तो मनसुख मंडाविया जी ने मिशन इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च किए थे और इसके कह रहा है कि प्रश्न पूछ रहा है कि इसके पहले चरण में कितने राज्य शामिल थे। तो इसके पहले जो चरण में वो 11 राज्य शामिल थे। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 राज्य। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित जो मणिकर्ण का बिजली संयंत्र है किस राज्य में स्थित है। तो हम आपको बता देते हैं भूतापीय ऊर्जा पर आधारित जो बिजली संयंत्र कैसे होता है, जो अपने पृथ्वी में जो लावा होती हैं या फिर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होती हैं उनके टेम्परेचर से जो वाटर होती हैं वो भाप बन जाती हैं तो उसी भाप से टरबाइन को चलाया जाता है और बिजली को उत्पन्न किया जाता है। तो वही पूछ रहा है भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण का जो बिजली संयंत्र है वो किस राज्य में स्थित है। तो हम आपको बता देते हैं वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस में है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है और वो भी कहाँ पे? वो भी कुल्लू जिले में। कहाँ पे? कुल्लू जिले में। कुल्लू जिले के आपका कुल्लू जिले में है पार्वती। कौन सा? पार्वती नदी के पार्वती घाटी में स्थित है ये मणिकर्ण का बिजली संयंत्र जो कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि पोंगल में किसकी पूजा की जाती है। तो देखिए पोंगल में किसकी पूजा की जाती है। जो पोंगल होता है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है और इसमें क्या होता है पोंगल शब्द का अर्थ ही तमिल में होता है। पोंगल, ये पोंगल जो है पोंगल शब्द का ही अर्थ होता है पूरी तरीके से उबला हुआ, पूरी तरह से उबला हुआ। तो आप लोग समझ ही रहे हैं पूरी तरीके से उबला हुआ का मतलब ही है। तो यानी कि पोंगल में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, यानी कि सूर्य देवता की पूजा की जाती है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, सूर्य भगवान की पूजा की जाती है पोंगल। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। तो कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया था हम आपको बता देते हैं। जो अनुसूची होती है अनुसूची 8वीं अनुसूची उसमें भाषा का वर्णन किया गया है, यानी कि भाषा के बारे में वर्णित किया गया है। हम आपको ये बता देते हैं कि शुरुआत में पूरी टोटल भाषाएं बहुत कम भाषाएं थीं, यानी कि 14 भाषाएं थीं और बाद में क्या किया गया संविधान को संशोधन करने के बाद फिर उसमें टोटल 22 भाषाएं को शामिल किया गया। यानी कि अगर आज पूछे कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है तो 22 लैंग्वेज शामिल है। और उसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश भारत में ज़रूर यूज किया जाता है लेकिन उसको शामिल नहीं किया गया है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में। भाषाओं के रूप में इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 भाषाएं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि एक अश्व शक्ति यानी कि एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो एक हार्स पावर में क्या होते हैं 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं? 746 वाट होते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 746 वाट। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि एसी जनरेटर, कौन सा एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर यानी कि किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मेरे प्यारे साथियों, जो एसी जनरेटर होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो देखिए क्या होता है कि चाहे वो कोई भी बम हो, उसमें देखिए दो प्रोसेस होती हैं, दो प्रक्रिया होती हैं। एक होती है फ्यूजन होती है, एक होती है फीजन होती है। एक क्या होती है? फ्यूजन होती है। देखिए फ्यूजन का मतलब होता है संलयन, यानी कि दो एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो आपस में मिलते हैं, संलयित होते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होते हैं। हम आपको बता देते हैं जो संलयन यानी कि फ्यूजन होता है, जो संलयन यानी कि फ्यूजन होता है वो क्या होता है? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे क्या होता है, वो दोनों एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में मिलते हैं और फिर क्या होता है? बहुत सारे एनर्जी का प्रोड्यूस होता है। और जो यहाँ पर फिजन होता है, फिजन का मतलब होता है विखंडन। फिजन का मतलब क्या होता है? विखंडन। इसमें क्या होता है? एक ही एलिमेंट के एटम का विखंडन होता है दो या दो से अधिक एटम में। तो हम आपको बता दें जो परमाणु बम होता है, परमाणु बम दोनों यानी कि जो फ्यूजन है और फिजन है वो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, यानी कि इसके भी यानी कि नाभ की संलयन और नाभ की विखंडन के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त दोनों पर, यानी कि नाभ की संलयन और नाभ की विखंडन दोनों पर। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज यानी कि किसका? यानी कि हिंद स्वराज पुस्तक, यानी कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? यानी कि इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि ईईजी क्या है? ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? तो देखिए ईईजी का मतलब क्या होता है? ईईजी का मतलब होता है इलेक्ट्रो एनसिलो एन्सफिलो इलेक्ट्रो एन्सफिलोग्राम। इसका मतलब होता है कि यानी कि ये इलेक्ट्रिक वेव से इलेक्ट्रिक वेव से ये मस्तिष्क के बीमारियों का पता करने के लिए किया जाता है इसका यूज। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मस्तिष्क, यानी कि मस्तिष्क के सभी बीमारियों का पता करने के लिए ईईजी टेस्ट किया जाता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला ये प्रश्न है वो ये है कि इनमें से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? इनमें से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? तो हम आपको बता देते हैं, देखिए हम आपको बता देते हैं जो पीला होता है, लाल होता है, नीला होता है, इन्हीं तीनों कलर से हम सभी कलर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं इन्हीं सबके कॉम्बिनेशन से। तो इसमें क्या है? तो इसमें पक्का है, यानी कि हरा नहीं है, तो प्राथमिक रंग हरा नहीं है, यानी कि प्राइमरी जो कलर होती है वो हरा नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है ये है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो हम आपको बता दें विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो रामेश्वरम में नहीं, वो कहाँ पे? कन्याकुमारी, यानी कि ये जो है भारत के यहाँ पर एकदम पूरे इसको समुद्र में बनाया गया है पूरा, यानी कि पूरे चट्टान पे बनाया गया है, ये दिखाने के लिए कि जो विवेकानंद है वो चट्टान की तरह हैं, उनकी जो शिक्षा है वो चट्टान की तरह दृढ़ है, इसीलिए उसको एक मतलब कि आइडियलिटी देने के लिए वो पूरी चट्टान पे उसको खोद के बनाया गया है विवेकानंद रॉक, जो कि कन्याकुमारी में है, जो कि कहाँ पे है? कन्याकुमारी में है, कन्याकुमारी में है। तो इसमें कन्याकुमारी ऑप्शन नहीं है, लेकिन कन्याकुमारी ऑप्शन होता, यानी कि मान लीजिए कन्याकुमारी के आसपास रामेश्वरम है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बना लीजिए कन्याकुमारी, क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं नाबार्ड के बारे में। किसके बारे में? नाबार्ड के बारे में। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो देखिए नाबार्ड का मतलब होता है राष्ट्रीय
ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक, जिसकी जो स्थापना हुई थी वो 22 जुलाई किसमें हुई थी? 22 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। 19 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। हम बता दें इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ पे है? वो मुंबई में स्थित है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1982 22 जुलाई 1982 22 जुलाई को। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला ये प्रश्न है वो ये है कि लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो देखिए मेरे फ्रेंड्स, अगर हाई कोर्ट की बात कर रहा है तो हाई कोर्ट के बारे में पहले जान लेते हैं कि जो टोटल हाई कोर्ट है वो कितने हैं? 25 है। कितने हैं? 25 हैं, जिसमें से नवीनतम जो है वो तेलंगाना एंड आंध्रा है। तेलंगाना एंड आंध्रा है, यानी कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये दो हाई कोर्ट जो हैं नए बने हैं। हम आपको बता देते हैं इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 जनवरी 2019 में ये तेलंगाना व आंध्र प्रदेश दोनों हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। और हम आपको ये बता दें टोटल मिलाकर 25 हाई कोर्ट हो गए। और जो केरला हाई कोर्ट है यानी कि जो केरला हाई कोर्ट है उसी में लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र प्रदेश आता है, उसी में, यानी कि केरला हाई कोर्ट में ही केरला हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में ही लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश आता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? केरला हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि कैंसर से उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस या फिर नोबेल गैस कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, रेडान हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाएंगे तभी तुरंत तत्काल आप नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वीडियो से परिचित होंगे और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे। जय हिंद।